हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपनी सीरीज़ वो जो वेक्टर्स की हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। आप देखिए यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया गया है जिसमें वेक्टर ए दिखाया गया है, वेक्टर बी एंड थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा एंगल है जो कि टेल टू टेल मेजर किया जा रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर में। अब आप देखिए जो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया गया है उसमें जो डायगोनल है, डायगोनल पर आर वेक्टर लिखा है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर अल्फा और बीटा कौन से एंगल हैं। बच्चों जो रिजल्टेंट वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ बनाया है उसे एंगल हमने अल्फा नाम दिया है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर ने बी वेक्टर के साथ बनाया है उसे हमने बीटा नाम दिया है। तो टोटल यहाँ पर बच्चों 3 एंगल्स हो गए हैं, थीटा, अल्फा और बीटा। इंपॉर्टेंट बात है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स दैट इज ए एंड बी। अल्फा कौन है? रिजल्टेंट मेक्स विद वेक्टर ए। बीटा कौन सा एंगल है? विच रिजल्टेंट मेक्स विद वेक्टर बी। अब आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ में जो हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था वो ये था। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और जो डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो अल्फा और बीटा दो एंगल्स की मदद से आप शो कर सकते हैं। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना बना रहा है? अल्फा। तो टैन अल्फा कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? साइन अपॉन कोस। अल्फा एंगल किसके साथ बनाया जा रहा है? ए के साथ। जिसके साथ नहीं बना रहा, ये लर्निंग टिप है, याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है, तो वैसे तो ये ज्योमेट्री से ही निकला है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ट्राइंगल से टैन बेसिकली पी अपॉन बी करके, लेकिन एक लर्निंग टिप भी होता है इसे याद रखने का। उसे आप कैसे रख सकते हैं कि टैन अल्फा लिखते समय साइन अपॉन कोस, एंगल टोटल वाला आ जाएगा, दो वेक्टर्स ए एंड बी के बीच में जो टोटल एंगल है वो यहाँ पर आ जाएगा, और अल्फा एंगल जिसके साथ रिजल्टेंट बना रहा है वो नहीं, दूसरे वाला, उसका मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में ऐड करना है उसका मैग्नीट्यूड जिसके साथ अल्फा एंगल बनाया जा रहा है। जैसे अल्फा एंगल आर ने किसके साथ बनाया? ए के साथ, तो ए का मैग्नीट्यूड हमने ऐड कर दिया। फिर से देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसका मैग्नीट्यूड करना है? जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट दो गिवन वेक्टर्स में से किसके साथ एंगल नहीं बना रहा है ना? अल्फा ए के साथ बन रहा है तो बी वाला, दूसरे वाला, आप समझ रहे हैं, दूसरे वाला जिसके साथ एंगल लिख रहे हैं वो नहीं, दूसरे वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड ऐड करना है जिसके साथ एंगल बनाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर बीटा है तो बीटा किसके साथ बनाया जा रहा है? आर का बी वेक्टर के साथ, तो हमने ऐड किसको करना है? बी वेक्टर को, और जिसके साथ नहीं बन रहा मल्टीप्लाई ऊपर नीचे उसे करना है, और टेंजेंट को साइन बाय कोस लिखना है। यहाँ एंगल टोटल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये बच्चों टैन अल्फा और टैन बीटा जो है ये बेसिकली आपको क्या बताते हैं? ये डायरेक्शन बताते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। टैन अल्फा भी या टैन बीटा भी, आप इन दोनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखने से हमें डायरेक्शन पता चल जाती है रिजल्टेंट वेक्टर की, और ये फॉर्मूला ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम दोनों से मैग्नीट्यूड का आया था। अब हम जरा इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं और आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताने वाला हूं मैं यहाँ पर। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखने वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखिए अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी x मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है और एंगल उनके बीच में कोई भी थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल गिवन है और मैग्नीट्यूड दोनों का अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? आप देखिए हमने वही फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने यहाँ पर 2x स्क्वायर अलग किया, कॉमन निकाला, तो यहाँ बच गया 1 और वहाँ बच गया 2x स्क्वायर, तो कॉमन चला गया cos थीटा। अब आप सब जानते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है 1 प्लस cos थीटा की, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जिसे कि आप हाफ एंगल आइडेंटिटी भी कहते हैं। हमने वो हाफ एंगल वाली आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई की। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल थीटा बाई 2, है ना, तो वो लगाई, अंडर रूट से बाहर आने पर, सॉल्व होने पर ये ऐसा बन गया 2 इंटू ईच मैग्नीट्यूड। आप देख रहे हैं ना ए और बी का मैग्नीट्यूड x था, तो ईच मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एंगल हाफ हो जाएगा, जितना एंगल स्टार्टिंग में दो वेक्टर्स के बीच में गिवन था उसका हाफ हो जाएगा यहाँ। ठीक है,
अब ये आ गया, और जैसे ये रिजल्टेंट है, यहाँ मैंने आपको बताया बच्चों कि रिजल्टेंट आर किसको डिनोट कर रहा है, ए प्लस बी, यानी दोनों के एडिशन को। आर का मतलब यहाँ पर कौन है, मैग्नीट्यूड है ये रिजल्टेंट का, और रिजल्टेंट किसे बोला है, एडिशन को, ए प्लस बी, यानी दोनों गिवन वेक्टर्स के एडिशन को। आप ऐसा ही एक रिजल्ट यहाँ देख रहे हैं जिसमें डी फॉर डिफरेंस है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, एंगल थीटा हो, और आपको सब्ट्रैक्ट करना हो एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर, जैसे कि यहाँ पर डी से डिनोट किया गया, डी फॉर डिफरेंस, तो अगर आप डी वेक्टर का यानी डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो ऐसा ही बिल्कुल एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब ईच का मैग्नीट्यूड, इंटू साइन ऑफ द हाफ एंगल। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो साइन के साथ या कोस के साथ एंगल आ रहा है बच्चों, ये टोटल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो था उसका हाफ है। अगर दो वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री होगा तो हमें यहाँ 30 डिग्री यूज़ करना है। अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो हमें इन आइडेंटिटीज़ में 90 का हाफ यानी 45 का यूज़ करना है। ये दो स्पेशल आइडेंटिटीज़ हैं, ये केवल तब अप्लाई करनी है जब दोनों का मैग्नीट्यूड, टू गिवन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल हो। एंगल कुछ भी हो सकता है बच्चों, 90, 120, 60, जो भी एंगल होगा आपको रिजल्ट में लास्ट में उन एंगल का हाफ करना है। याद रहे, एडिशन के टाइम पर 2x cos थीटा बाई 2 और सब्ट्रैक्शन के टाइम पर 2x sin थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये दोनों आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ये रिजल्ट्स वेक्टर के, ये जो हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सीखा है, मैग्नीट्यूड वाले रिजल्ट से ही निकाले हैं हमने। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिखे हैं। देखिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बच्चों ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है, x मतलब कुछ भी हो सकता है, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सपोज उसी के इक्वल दे रखा है, यानी ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं, और इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। अब हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे। ए का मैग्नीट्यूड x, बी का भी सपोज x, मतलब इक्वल हुए मैग्नीट्यूड, एंगल 90 है अगर, तो बच्चों रिजल्टेंट जो कि एडिशन का a प्लस बी का रिजल्टेंट क्या आएगा, उसी आइडेंटिटी से 2x cos थीटा बाई 2 से 90 का हाफ cos 45 ले लेंगे जो कि 1/√2 होता है, तो वहाँ से रिजल्ट निकला बच्चों x√2। अब आप देखिए 5 और 5 अगर 90 डिग्री पे ऐड करेंगे तो 5√2, 10 और 10 अगर 90 डिग्री पे ऐड करेंगे तो 10√2। ऐसे ही बच्चों 6 और 6 अगर 90 डिग्री पे ऐड करेंगे तो 6√2। सेम यहाँ पर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड से लेकिन एंगल 90 की बजाय इस बार 60 हो गया है, कितना हो गया है 60, तो हमारा रिजल्ट आएगा x√3। 90 पे आता था x√2, आप देख रहे हैं 90 पे आता था x√2, 60 डिग्री एंगल पर रिजल्ट आएगा x√3। आप जानते हैं कि मैथ्स में ऐसा नहीं होता था, वेक्टर्स में ऐसा होता है कि 5 + 5 मैथ्स में तो हमेशा ही 10 होता है, लेकिन वेक्टर्स में 5 + 5 का आंसर अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। एंगल चेंज करने से आंसर भी चेंज हो जाता है। आपने यहाँ देखा था कि 5 और 5 90 डिग्री पे 5√2 देते थे, तो 5 और 5 60 डिग्री एंगल पर 6√3 देंगे, या 5 और 5 60 डिग्री एंगल पर 5√3 देंगे। 6 और 6 60 एंगल 6√3, 7 और 7 60 एंगल 7√3। आप देख रहे हैं 10 और 10 60 एंगल 10√3, 5 और 5 60 एंगल 5√3। अब ऐसे ही x और x 120 एंगल आंसर x। मैथ्स में कभी नहीं होता था बच्चों ऐसा 5 + 5 5 हो जाए, ऐसा नहीं होता था। वेक्टर्स में ऐसा होता है कब, 120 डिग्री एंगल पर। तो 5 और 5 120 डिग्री पर ऐड करेंगे तो आंसर भी 5, 10 और 10 120 डिग्री पर ऐड करेंगे तो आंसर भी 10। तो आपने देखा 90 पर क्या याद करना है, x और x का आंसर x√2, 60 पर x और x का आंसर x√3, 120 डिग्री पर x और x का आंसर भी x, है ना, सिंपल। अब यहाँ देखिए आपने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं, रिजल्ट्स हैं आप कह सकते हैं, डायरेक्शन के बारे में है ये। देखिए रिजल्टेंट जो एडिशन का जो रिजल्टेंट होता है वो ऑलवेज लाई क्लोजर टू द लार्जर वेक्टर। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक डायग्राम बनाया है पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा
तो रिजल्टेंट जो है वो ए के ज़्यादा क्लोज होगा। हमेशा ध्यान रखना है जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमेशा बड़े वाले मैग्नीट्यूड के ज़्यादा क्लोज रहता है। अब देखिए ए और बी में से अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है इफ़, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो ए के ज़्यादा क्लोज रहेगा। सिंपल सी बात है, बड़े वाले वेक्टर के ज़्यादा क्लोज रहता है रिजल्टेंट, तो ए के ज़्यादा क्लोज रहेगा। उस लॉजिक से अल्फा एंगल छोटा बनेगा, बीटा एंगल बड़ा बनेगा। आप देख रहे हैं ना, जिसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा दोनों वेक्टर्स में से, रिजल्टेंट हमारा उसी से ज़्यादा क्लोज बनेगा, यानी उसके साथ एंगल छोटा बनाएगा। आपने देखा यहाँ पे कि अल्फा एंगल छोटा बन रहा है बीटा एंगल से, ठीक है ना। रिजल्टेंट ऑलवेज लाई क्लोजर टू द लार्जर मैग्नीट्यूड। अब इसी प्रॉपर्टी में अगर हम ध्यान दें कि दोनों वेक्टर्स बड़े छोटे ना हो, टू गिवन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड अगर उनका इक्वल हो, तो हमारा रिजल्टेंट फिर एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा। वही सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट बड़े वाले वेक्टर के ज़्यादा क्लोज लाई करता है। अगर दोनों में से कोई बड़ा नहीं है तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लाई करेगा। अगर 5 और 5 दो वेक्टर्स हैं 90 डिग्री पर, तो उनका रिजल्टेंट जो है 45 डिग्री पर जाएगा। एंगल बाइसेक्टर आप समझ रहे हैं ना, दोनों इक्वल होंगे तो मिडल में, कोई बड़ा छोटा होगा तो बड़े वाले के ज़्यादा क्लोज। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। वेक्टर्स में ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं और हमारा टाइम बचा सकती हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जानते हैं कि बहुत यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें हम, तो आप अच्छे से ये नोट डाउन कर लीजिए।